हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फंड्स। कंपनी जो अपने फंड्स का अरेंज करती है, कहां से करती है? डिवेंचर से, है ना? और कहां से करती है? इक्विटी शेयर कैपिटल से। और कहां से करती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। अच्छा, इनमें पैसा जो इन्वेस्ट करता है वो कौन करती है? पब्लिक। इनमें जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कौन इन्वेस्ट करता है? पब्लिक इन्वेस्ट करती है। हाँ, आप डिवेंचर्स को ये भी याद रखना है, बैंक लोन भी हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, मॉर्गेज लोन हो सकता है। लेकिन बेसिकली हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो डिवेंचर्स की है। जो सबसे ज्यादा तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे डिवेंचर्स। बैंक लोन आ जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करना जैसे डिवेंचर के लिए करोगे। पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सोल्व करोगे जैसे डिवेंचर्स के लिए कर रहे हो। तो पब्लिक पैसा इनमें इन्वेस्ट करती है। आप सब बच्चों को तो मालूम है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क उसमें है, डिवेंचर्स में, इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स में सबसे ज्यादा रिस्की वही होते हैं, तो उनपे सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए 15%। अच्छा, उससे कम रिस्की क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसलिए उस पे रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होता है? कम होता है। और सबसे कम रिस्की कौन सा होता है? डिवेंचर्स, 9%। ऐसा क्यों होता है कि वो सबसे कम रिस्की होता है? क्योंकि आपको मालूम है कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। यानी कंपनी में चाहे प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस हो, कंपनी को तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है। यानी पब्लिक को, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ डिवेंचर्स में, उसको तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए रिस्क कम है, इससे रिटर्न भी कम है। अगर प्रॉफिट हुआ तो पहले किसको दिया जाता है? सबको मालूम है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होने के बाद जो बचेगा वो किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर को। तो यानी डिवेंचर से तो ज्यादा रिस्क है, लेकिन किससे कंपेयर कम रिस्क है? इक्विटी शेयर से। इसलिए यहां पर कितने परसेंट है? 12%। क्लियर है पहले यहां तक? उसके बाद यहां कितने परसेंट है? 15%। इसका क्या मतलब है? यानी सबको देने के बाद अगर बचेगा तो फिर किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर्स को। तो ये पब्लिक को डिसाइड करना होता है कि उसे लेस रिस्क में इन्वेस्ट करना है या मोर रिस्क में। ठीक है पहले यहां तक? हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है। क्लियर है पहले यहां तक? अगर किसी को कम में इन्वेस्ट करना है तो इसमें इन्वेस्ट करेगा, और अगर किसी को इससे ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना है तो वो इसमें करेगा, और सबसे ज्यादा रिस्क लेना है तो वो किसमें करेगा? इक्विटी शेयर्स में। तो ये पब्लिक एक्सपेक्ट करती है रिटर्न की। ठीक है पहले यहां तक? और इन्हीं फंड की ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट पड़ती है ना कंपनी को, उसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स। भाई कॉस्ट है ना, ये डिवेंचर्स होल्डर को इतने परसेंट देना पड़ेगा, इक्विटी होल्डर को इतना देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर को 12% देना पड़ेगा। क्लियर है पहले यहां तक? और इन तीनों की जब एवरेज रिटर्न निकाली जाती है, इन तीनों की हम क्या निकालते हैं? जब एवरेज, उसी को क्या नाम दिया जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसी को क्या नाम दिया जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मान लो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर में इन्वेस्ट किया तो मैंने कितना का रिटर्न सोचा था? 12%। मान लो कंपनी का तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा।
तो मैं क्या करूंगा, इसमें से पैसा यहां से निकालकर कहीं और कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। तो इसलिए कंपनी को कम से कम इतना रिटर्न तो अर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी, यहां से पैसा निकाल के किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देगी। इससे कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, जो शेयर्स है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्लियर है पहले यहां तक? यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो कॉस्ट हमें कंपनी को पड़ती है ऑब्टेन द फंड्स। या हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू कंपनी की शेयर्स की मेंटेन कर सके। क्लियर है पहले यहां तक? चलिए नोट करिए इसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दैट ए इन्वेस्टर इन ए फर्म एक्सपेक्ट फॉर इन्वेस्टिंग फंड्स इन द फर्म। क्लियर है पहले यहां तक? यही मैंने आपको भी समझाया। उसके बाद क्या बताया, इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ए फर्म मस्ट अर्न on its investment so as to maintain the market value of its shares। नोट करिए इसको स्पीड से। उसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अभी हमने पढ़ा कंपोनेंट्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या आते हैं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो ये कंपोनेंट आप लिखे जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ राइटर इसको 4 में डिवाइड करते हैं, तो मैंने भी 4th लिख दिया है, लेकिन जनरली ये 3 ही होते हैं। ये इसी का ही पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ राइटर्स को 4 पार्ट में बताते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ 4 पार्ट में लिख दिया। ठीक है, पहले यहां तक ये अलग क्यों नहीं है इससे, ये जब हम इसके बारे में, जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी कैसे होती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट जब हम निकालते हैं उसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये डिवेंचर्स मैंने इशू किए, तो इसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट करेंगे, यानी जब मुझे कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा, यानी जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुझे किन किन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला फर्स्ट तो यही है जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर 1। क्लियर है पहले यहां तक? दूसरा, जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो 3 तरह से इशू होता है, पार से, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। और जब डिवेंचर्स रिडीम होते हैं फिर 2 केस होते हैं, एक होता है पार और एक होता है प्रीमियम। और आपने ये लास्ट जब आपने कंपनी अकाउंट किया था, कॉर्पोरेट अकाउंट किया था, तब भी आपने ये सीखा था, ये टोटल 6 केस होते हैं। यानी इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। तो पहला फैक्टर तो ये होता है इसका जो इफेक्ट करता है परसेंटेज। दूसरा फैक्टर होता है ये इशू वाला, इसको दिया गया सेकंड फैक्टर। ये रिडेम्पशन वाला, इसको दिया गया तीसरा फैक्टर। जब हम
कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो इशू करने के एक्सपेंसेस भी होते हैं, उसको बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। ये होता है हमारा फोर्थ फैक्टर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कि कंपनी ने जब इशू किए तो उसको क्या ब्रोकरेज देनी पड़ी, क्या अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ा, तो ये सब क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू एक्सपेंसेस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इनकम टैक्स। यानी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 फैक्टर्स जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में ये 5 फैक्टर्स होते हैं, ये अप्लाई होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इंटरेस्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इशू किस पे हुआ। हाँ, अगर इशू पार पर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब वो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इशू वैसे 3 होते हैं, लेकिन हम किसको इग्नोर करेंगे? पार को। ऐसे रिडीम भी किसको इग्नोर करेंगे? पार को, क्योंकि पार का मतलब फेस वैल्यू ही होती है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा। इफेक्ट कब आएगा? जब डिस्काउंट या प्रीमियम होगा। यानी इशू पर डिस्काउंट और प्रीमियम है और रिडम्पशन पर सिर्फ क्या हो गया? प्रीमियम। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट का। तो पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकालने से पहले हम अगर देखें तो डेट के 2 केस बनते हैं बच्चों। एक आपका बनता है इररिडीमेबल, और एक बनता है आपका रिडीमेबल। दो तरह के कॉस्ट बनते हैं, इररिडीमेबल और एक कौन सा बनता है आपका? रिडीमेबल। पहले हम बात कर रहे हैं इररिडीमेबल की। इररिडीमेबल का फॉर्मूला जो होता है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का। और कॉस्ट ऑफ डेट का साइन क्या है बच्चे? देखो ये के और उसके नीचे छोटा सा डी, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई, मतलब इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड्स। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? आई 1 माइनस टी, और टी का मतलब यहां टैक्स से है, और नेट प्रोसीड्स। सबसे पहली बात ध्यान देनी है, हमारा है इररिडीमेबल। अगर इररिडीमेबल है तो आपको पता है इसमें एक फैक्टर नहीं होगा। कौन सा? रिडम्पशन। क्योंकि आपको इररिडीमेबल का मतलब होता है कि आपने रिडीम ही नहीं करने हैं, तो एक फैक्टर कम हो गया। तो यहां अगर देखा जाए तो कितने फैक्टर बन गए आपके? 4 फैक्टर। अगर हम यहां देखा जाए तो हमारे कितने फैक्टर बन गए? 4 फैक्टर। क्लियर है पहले यहां तक? यानी इररिडीमेबल में 4 फैक्टर होंगे और रिडम्पशन में कितने फैक्टर होंगे? 5। और नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं? उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस इशू। बस ऐसे याद रखो, फेस वैल्यू माइनस इशू। यानी इशू पे क्या होता है? एक तो डिस्काउंट और क्या होता है? प्रीमियम। अब डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ता है, लेकिन प्रीमियम क्या करना पड़ता है? ऐड। लेकिन उससे पहले मैं लिख रहा हूं माइनस एक और भी चीज करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट भी किस पर होती है? इशू पर। जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो भी किस पर होती है? इशू पर। तो फेस वैल्यू में 2 चीजें माइनस करनी है, एक तो डिस्काउंट और एक फ्लोटेशन कॉस्ट, और प्लस क्या करना है बच्चों? प्रीमियम। ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? नेट प्रोसीड्स का। बड़ा सिंपल सा। कैसे भाई? आपको फेस वैल्यू में से इशू माइनस करना है। इशू मतलब एक डिस्काउंट माइनस करना और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, दोनों इशू पर होते हैं। और प्रीमियम क्या करना होता है? आपको ऐड करना होता है। क्लियर है पहले यहां तक? इसको आप बिल्कुल सिंपल वे से हम ऐड कर रहे हैं। पहले कंसेप्ट समझाया आपको। यही अब दोबारा आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर नोट नहीं भी गया तो टेंशन मत लो। फिक्स इंटरेस्ट रेट, यही पहले बताया था,
फ्लोटेशन कॉस्ट, हाँ वो आगे पीछे हो सकते हैं। तीसरा डिस्काउंट प्रीमियम ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पार हट गए हैं, क्यों? क्योंकि पार इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि पार में आपको मालूम है सेम ही अमाउंट है। इनकम टैक्स रेट, ठीक है पहले यहां तक। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको? कॉस्ट ऑफ डेट को। यानी जब आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालोगे तो ये आपको 5 फैक्टर्स ध्यान देने हैं। जब आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालोगे तो ये आपको 5 फैक्टर्स ध्यान देने हैं। और जब इरिडीमेबल निकालोगे तो ये नहीं होगा, तब आपको सिर्फ कितने होंगे? 4 फैक्टर्स। यानी अगर इरिडीमेबल है तो 4 फैक्टर्स हैं और रिडीमेबल है तो कितने फैक्टर्स हैं? 5 फैक्टर्स। ठीक है पहले यहां तक। सबसे पहले हमने बात की है इरिडीमेबल, और इरिडीमेबल को परपेचुअल भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है? अगर क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि हम डिबेंचर्स 5 इयर्स में 3 इयर्स में रिडीम कर देंगे, तो इसका मतलब रिडीमेबल है। और अगर बता ही नहीं रखा तो इसका मतलब सिंपल क्या है? इरिडीमेबल है। फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट यही बताया था, आई मतलब इंटरेस्ट, 1 माइनस टी, टी मतलब टैक्स रेट। ठीक है, यहां लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं। ये टी का मतलब क्या है यहां? टैक्स रेट, टैक्स रेट। क्लियर है पहले यहां तक? और एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स। एनपी का मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड्स। निकालने के लिए बस याद रखो फेस वैल्यू लेना है, इसमें प्रीमियम ऐड करना है और डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करनी है? माइनस करनी है। और ये तीनों चीजें किससे रिलेट करती हैं? इशू से। प्रीमियम भी इशू वाला, डिस्काउंट भी इशू वाला और फ्लोटेशन कॉस्ट भी कौन सी? इशू वाली। इसमें एक लाइन नहीं आई है, मैं थोड़ा सा इसका मोड चेंज कर रहा हूं ताकि आपको ये लाइन प्रेजेंट हो सके। नोट कर लीजिए इसको। ये टी का मतलब टैक्स रेट है, ये लाइन भी नोट करनी है आपको। ये टी का मतलब यहां टैक्स रेट है, टैक्स रेट। और इंटरेस्ट आप सबको मालूम है, ये जब आपने कॉर्पोरेट अकाउंट किया, जब 12th में किया तब भी मालूम था। इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करते हो हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पर। डिबेंचर आपने किस पर इशू किए, किस पर रिडीम किए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी डिबेंचर्स आपको इंटरेस्ट निकालना है वो हमेशा फेस वैल्यू पे। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए। कहता है ए लिमिटेड ने इशू किए हैं ₹50,000 8% डिबेंचर्स एट पार। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। और एक चीज हमेशा याद रखिए, डेट जब भी निकलता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स निकलता है। यानी ये चीज हमेशा याद रखनी है, कॉस्ट ऑफ डेट जब भी निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है? आफ्टर टैक्स। कुछ राइटर इसको 2 फॉर्म में निकालते हैं, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। लेकिन एग्जाम में आप जब भी कैलकुलेट करोगे हमेशा आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट करोगे, कभी भी बिफोर टैक्स कैलकुलेट नहीं करोगे। और ना कभी एग्जाम में आपसे कहा जाएगा कि आप कैलकुलेट करिए बिफोर टैक्स। एग्जाम में जब भी आपको आएगा हमेशा क्या कैलकुलेट करने को कहा जाएगा? आफ्टर टैक्स। क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट एक्चुअली में होता ही कौन सा है? आफ्टर टैक्स। मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ बुक्स में
दोनों दिए होते हैं, बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी। तो आपको हमेशा कौन सा ही करना होता है, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स कभी नहीं करना होता। चलिए आगे कहा है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। क्या कहीं बताया जा रहा है डिवेंचर्स कब रिडीम होंगे? नहीं ना। इसका मतलब ये कौन से डिवेंचर्स हैं? इररिडीमेबल डिवेंचर्स। और इररिडीमेबल डिवेंचर में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इररिडीमेबल डिवेंचर फॉर्मूले में? चलिए, आई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टी अपॉन में नेट प्रोसीड्स। तो ये मैं फॉर्मूला सबसे पहले सिंपल वे में लिख रहा हूं, ठीक है पहले यहां तक। और याद रखना है जब नेट प्रोसीड्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? नेट प्रोसीड्स निकालोगे आप, फेस वैल्यू लेनी है प्लस, पहले प्लस करना है प्रीमियम इशू पे, और माइनस करना है डिस्काउंट, वो भी इशू पे, और माइनस करना है फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है पहले यहां तक। इंटरेस्ट आपको मालूम है कितने परसेंट दिया हुआ है? आई चाहिए इंटरेस्ट 8%। जब ये क्वेश्चन सोल्व करोगे आप दो तरीके से कर सकते हो। आप एक डिवेंचर के ऊपर कर लीजिए, चाहे आप टोटल के ऊपर कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे, पहले 1 की बात कर रहे हैं। आई मतलब इंटरेस्ट। आपको पता है एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 1 की। तो आपको पता है 100 रुपीज हमने एज्यूम कर लिया है, कोई क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया है 100 रुपीज। ठीक है पहले यहां तक। उसके बाद हमें चाहिए क्या? इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट निकलता ही किसके ऊपर है? फेस वैल्यू के ऊपर। तो इंटरेस्ट 100 और कितने परसेंट है? 8%। 8/100 कितना आ जाएगा? 8 रुपीज। उसके बाद टैक्स। टैक्स आपको मालूम है 50% है, तो 50% को मतलब डिवाइड बाय 100, 0 से 0 0.5, तो ये आपका आ गया 0.5। नेट प्रोसीड्स, अब एक ही कर रहे हैं फर्स्ट वाले का। नेट प्रोसीड्स पहले क्या लेनी है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक की कितनी आपको पता है? 100। उसके बाद प्रीमियम। क्या प्रीमियम ऑन इशू है? नहीं है, 0। डिस्काउंट वो भी नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट वो भी नहीं है। क्लियर है पहले यहां तक। उसका मतलब नेट प्रोसीड्स कितना आ गया? 100। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब पुट कैसे करेंगे? यहां आई है, वहां पर आप कितना लिखोगे? 8। उसके बाद चलो सीधा लगा देता हूं, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 8, 1 माइनस टैक्स 0.5 अपॉन में 100। और याद रखो सोल्व करने के लिए आपको इंटू 100 करना है। आप लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि इनके आंसर हमेशा परसेंटेज में आते हैं, इनके आंसर हमेशा किस में आते हैं? परसेंटेज में आते हैं। ठीक है पहले यहां तक। ये अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मैंने इसलिए हटा दिया। ये हमने सोल्व किया सिंगल का, सिर्फ ये मेन है आपका, मैं ये हटाने लगाऊं। यस, अब आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया कितने परसेंट? 4%। फिर बता रहा हूं, इसको जब सोल्व करोगे तो इंटू 100 करना ही करना है। लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। लिखोगे तो लिखना चाहो लिख सकते हो, इंटू 100 यहां आ जाएगा, इंटू 100 यहां पर। ठीक है, और अगर नहीं लिखना चाहो तो भी, लेकिन आप जब सोल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो कैसे सोल्व करोगे? 8 इंटू 1 माइनस 0.5 आपका आ जाएगा 8, 0.5 अपॉन में 100, फिर इसका आ जाएगा 4 अपॉन में 100। और सोल्व करने के लिए आपको इंटू 100 करना है, ये याद रखना, क्योंकि आंसर किस में आना है? परसेंटेज में, तभी आंसर आपका आएगा 4%। अब दूसरा कर रहे हैं इसको टोटल से। दो मेथड होते हैं, आप कोई भी लगाना चाहो लगा सकते हो, आंसर दोनों में सेम ही आता है। कुछ क्वेश्चनों में मैंने दोनों ही लगा रखे हैं, उसके बाद फिर मैं एक ही लगाऊंगा, आप कोई भी लगाना चाहो लगा सकते हो। बैटर हमेशा 1 वाला ही होता है। उसके बाद टोटल वाला आप कर रहे हैं, ये 1 वाला था, इसको हटा रहे हैं 2 मिनट के लिए जरा। अब टोटल,
टोटल में इंटरेस्ट, टोटल में फेस वैल्यू, टोटल में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो हमें रेट चाहिए होता है, एक्चुअली हमें इनकम टैक्स टोटल नहीं, हमें इनकम टैक्स का क्या चाहिए होता है, रेट। इसलिए मैंने यहां लिखा था टी मतलब है टैक्स रेट। तो वो चाहे 1 का हो चाहे टोटल का, उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हमें टैक्स रेट चाहिए। बाकी हमें अमाउंट डालने होते हैं, तो टैक्स रेट को हटा देते हैं। ठीक है, पहले यहां तक। इंटरेस्ट आपको पता कितने परसेंट है, 8%। और फेस वैल्यू आपको पता है टोटल कितनी है, 50,000। तो निकाल लीजिए, इंटरेस्ट निकल आएगा 50,000 का 8%। सोल्व किया कितना आ गया, 4,000। 50,000 का 8% सोल्व किया कितना आ गया, 4,000। नेट प्रोसीड्स आपको पता है पहले फेस वैल्यू लेनी है, कितनी है, 50,000। उसके बाद इसमें से प्लस करना, प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। और याद रखना है ये सारी चीजें जो भी लेनी है, ये किसकी लेनी है, इशू की। ये जिसकी भी लेनी है, ये सारी चीजें किसकी लेनी है, इशू। प्रीमियम ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू। ठीक है, पहले यहां तक। अब फॉर्मूले में डाल दीजिए। $4,000 1 माइनस 0.5 अपॉन में 50,000 इंटू 100 सोल्व कर दीजिए। उसके बाद ऊपर आ जाएगा 2,000 अपॉन में 50,000 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो गई, 50 200, 2 कितना हो गया, 4। और देख लीजिए पहले भी आंसर कितना आया था, 4। तो 4%। तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं, चाहे आप टोटल से कर लीजिए, चाहे आप 1 से कर लीजिए। यानी एक डेट का निकाल लीजिए या टोटल डेट का निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। चलिए देखिए आगे, ये आ गया सिंगल का और ये आपका टोटल का। आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है। यहां मतलब होता है इंटरेस्ट पर डिवेंचर, नेट प्रोसीड्स पर डिवेंचर। यहां होता है टोटल इंटरेस्ट अपॉन में टोटल नेट प्रोसीड्स। टी दोनों के लिए सेम है, टैक्स रेट है।